वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे फिजिक्स क्लास 11 के डिफरेंट पेपर्स के मल्टीपल सॉल्यूशंस, जिसमें हम सेक्शन ए को 3 दफ़ा सॉल्व करेंगे, सेक्शन बी और सी के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे और उसके बाद चैप्टर वाइज सेक्शन ए बी सी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बी देखेंगे। तमाम सॉल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप काइंडली क्लिक करके डायरेक्ट उस जगह पे जा सकते हैं जो आप चीज़ देखना चाहते हैं। पहले सेक्शन ए करेंगे, इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1, प्लैंक कांस्टेंट शेयर करता है सेम यूनिट एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हम जानते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल सेकंड और 1 जूल इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस और फोर्स होता है एम ए और इंटू डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिट आ जाएगा। तो प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट होगा जूल सेकंड। और अगर हम प्लैंक कांस्टेंट को देखें एस साइड यूनिट्स में तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर हम एंगुलर मोमेंटम को देखा जाए तो एंगुलर मोमेंटम होता है इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मोशन समथिंग हैज व्हेन इट इज स्पिनिंग। और एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और प्लैंक कांस्टेंट का भी यही यूनिट था, इसका मतलब ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 5 कोप्लेनर फोर्सेज हैं ऑफ 30 न्यूटन एक्ट एट इक्वल एंगल टुवर्ड्स द पॉइंट। अगर उसमें से एक फोर्स को हम रिवर्स कर दें तो हमारी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? पांचों 30 न्यूटन की फोर्सेस थी, इक्वल फोर्सेस बैक कर रही थी, इनिशियली सिमेट्रिक थी फोर्सेस और एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी और रिजल्टेंट जीरो था। अगर हमने ए फोर्स को रिवर्स कर दिया, अब वो टू फोर्सेस हो जाएंगी, 30 न्यूटन की टू फोर्सेस हो जाएंगी, तो हमारी रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो आएगी 60 न्यूटन, ऑप्शन सी। दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, वो प्रोजेक्टेड किए हमने एट सेम स्पीड और एंगल है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंजेस क्या होगी? अगर किसी को हम 30 डिग्री पे फेंकते हैं और किसी 60 डिग्री पे थ्रो करते हैं तो दोनों 45 डिग्री में प्लस माइनस 15 डिग्री है। ये एंगल 45 था, इसमें माइनस 15 करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, प्लस 15 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। हम इसे कैलकुलेट भी करें रेंज के फार्मूले से, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी से, तो दोनों की रेंज सेम आएगी। तो हमारा आंसर होगा दोनों की रेशियो होगी 1:1, ऑप्शन बी। वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एट द 5th सेकंड क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल बॉडी होती है v इज इक्वल टू जी टी और g की वैल्यू 9.8 है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 सेकंड से तो आंसर आ जाएगा 49 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से देख रहे हैं इसके 5 सेकंड में होगा 49.0 सेकंड। डिस्टेंस भी बताया हुआ है, टोटल डिस्टेंस में 5 सेकंड में कितना तय करेगा और उसका एक्सेलरेशन सब में g होगा। इस तरह ये वैल्यू चेंज होकर 5th की जगह सेकंड, थर्ड, कोई भी सेकंड आ सकती है। मुश्किल एमसीक्यूज है तो ऐसे आ सकता है, अ फ्री फॉलिंग बॉडी ट्रेवल ऑफ टोटल डिस्टेंस इन 5th सेकंड। 5th सेकंड में टोटल डिस्टेंस का कितने परसेंट वो ट्रैवल करेगी? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 122.5 और 5th सेकंड में ट्रैवल करेगी होगी, इसमें से ये वाली वैल्यू हम माइनस कर देंगे। तो 5th सेकंड डिवाइडेड बाय टोटल सेकंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 36%। ये इसकी कैलकुलेशन होगी, 36% आंसर आ जाएगा। टू बॉडीज हैं, उनका मैस है 1 kg और 2 kg, उनका इक्वल मोमेंटम है, तो रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मोमेंटम इक्वल है तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 होगा, जिससे v1 की वैल्यू आ जाएगी 2v2 और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और v1 की जगह पुट कर देंगे 2v2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4v2 का स्क्वायर। यहाँ से v2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4, तो आंसर आ जाएगा 2:1। वेलोसिटी एट द डिस्चार्ज फ्रॉम एन ओरिफिस 4.9 मीटर बिलो द सरफेस, तो h की वैल्यू होगी 4.9, g की वैल्यू 9.8, वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gh अकॉर्डिंग टू टोरेसिस थ्योरम। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। वो कितनी फोर्स होगी जो आयरन वायर की लेंथ को डबल कर देगी, जिसका यंग मॉडुलस दिया हुआ है और साथ में एरिया भी दिया हुआ है। यंग मॉडुलस हमें डाइन में दिया हुआ है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और एरिया भी हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। स्ट्रेस इक्वल होती है यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्योंकि डबल है तो स्ट्रेन आ जाएगी एल, तो एल आ जाएगा 1 L। तो स्ट्रेस की वैल्यू निकाली हमने। फोर्स इक्वल होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, तो स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, हमारे गिवन एरिया 0.25, तो फोर्स हमारी निकल आएगी डाइन में। और जैसे हम जानते हैं 1 डाइन जो होता है 10⁻⁻5 न्यूटन के इक्वल होता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 125 न्यूटन। एक कॉर्नेट इंजन है, वो 300 कैलोरीज एनर्जी ले रहा है एट 500 केल्विन टेम्परेचर पे और जेट कर रहा है 150 कैलोरीज। हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - Q2/Q1। इसमें वैल्यू पुट करके हमारी एफिशिएंसी आएगी 0.5 या 50%। अब लोग टेम्परेचर ऑफ द सिंक का टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ द सिंक क्या होगा? यही फार्मूला दोबारा लगा देंगे, एफिशिएंसी 0.5 लगा देंगे और T1 हमें 500 केल्विन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250 केल्विन। वेलोसिटी ऑफ द वेव्स वो प्रोड्यूस कर रही है 2 बीट्स पर सेकंड और उनकी वेवलेंथ है 2 मीटर एंड 2.02 मीटर। हम फार्मूला लगाएंगे डेल्टा एफ इज इक्वल टू v/λ1 v/λ2। वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम कॉमन ले लेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा एफ हमें दिया हुआ है 2 बीट्स, तो 2 बीट डेल्टा एफ की जगह पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 404 मीटर पर सेकंड।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स और वाई, उनके द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस v है। व्हेन वर्क इज डन टू मूविंग चार्ज, तो वर्क क्या होगा। इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है आपको जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फार्मूला यूज होगा वर्क पर यूनिट चार्ज। इस एमसीक्यूज में कोई डाटा नहीं दिया हुआ, तो अजम्पशन ली हुई है डाटा की कि चार्ज हमारे पास 1 कूलम था, वर्क 2 जूल था, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 2 वोल्ट। अगर आपको कोई डाटा नहीं दिया जाएगा तो आपको ऑप्शन में फार्मूला दिया जाएगा, अदरवाइज आपको डाटा दिया जाएगा जिसे आप इस फार्मूले से सॉल्व करके ऑप्शन निकालेंगे। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोटॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.40 टेस्ला। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19। फार्मूला यूज होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू QB/2πm और मैस ऑफ प्रोटॉन है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.1 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन ए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ रिलेट टू द कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ रिलेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये स्टेट करता है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज जीरो। ये लॉ होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है, वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन एक मैसलेस है इसलिए इसका रेस्ट मास होगा जीरो। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन इसका फोटोन एक मैसलेस है इसलिए इसका रेस्ट मास होगा जीरो। पेपर में दिया हुआ ये एमसीक्यू के ऑप्शन गलत है। पेपर में आपको यहाँ तो यहाँ पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया होगा, या फिर यहाँ पे जैसे रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है तो आपको जीरो का ऑप्शन भी दिया जाएगा। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, तो ऑप्शन होगा ए। किरचॉफ करंट लॉ, जैसे मैं पहले बताया किरचॉफ करंट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। किरचॉफ करंट लॉ स्टेट करता है द सम ऑफ करंट इन एट अ जंक्शन इज जीरो अलाइनिंग द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फंडामेंटल क्वांटिटी जो कंजर्व होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, वो क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फंडामेंटल क्वांटिटी कंजर्व होती है वो चार्ज भी है, एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, तो ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ ये तीनों क्वांटिटीज कंजर्व होती हैं इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। हमारी बुक के ऐसे चैप्टर्स जो पास फिजिक्स की बुक में भी मौजूद थे, और उनके ऐसे एमसीक्यू जो बार बार बोर्ड में आते हैं, नहाए फेडरल बोर्ड के नहायत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, उसमें से ये 17 एमसीक्यूज हमने सेलेक्ट किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डिमेंशनलेस। स्ट्रेन की डेफिनेशन होती है रेशियो ऑफ चेंजिंग लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। सेम फिजिकल क्वांटिटी आ रही है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी स्ट्रेन। ये एमसीक्यू बहुत दफा पेपर में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं जो पाथ पे डिपेंड करती हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, टेंशन। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टेंस एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो पाथ पे डिपेंड करती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड का क्या होगा जिसका मास m है और लेंथ l है। इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑन थिन रॉड का 1/12 ml²। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, अब क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज रिमेन कांस्टेंट। द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ। माइकलसन इंटरफेरोमीटर स्प्लिट कर देता है बीम ऑफ लाइट को 2 पार्ट्स में यूजिंग पैरेलल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन। These beam travel different paths and then recombine to produce interference pattern based on the division and recombination of wavefronts। तो इसका प्रिंसिपल होगा wavefront, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट आपस में दोबारा कंबाइन करती है तो वो इंटरफ्रेंस करती है जिससे वो पैटर्न क्रिएट करती है। तो बीम ऑफ लाइट की रिकम्बिनेशन को कहलाता है वेवफ्रंट, रिकम्बिनेशन ऑफ वेवफ्रंट, जिसकी वजह से वो इंटरफ्रेंस प्रोड्यूस करती है। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो प्रॉपर्टी नहीं शो करते। इसमें पोलराइजेशन ये सिर्फ ट्रांसफर वेव की प्रॉपर्टी है, जिसमें ऑसिलेशन जो अकर होती है वो होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो ऑसिलेशन होती है वो पैरेलल होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव पोलराइजेशन नहीं करते। तो ए ऑप्शन। इफ मोमेंटम को अगर हम इंक्रीज करें 20% तो किनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। किनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन होता है p²/2m। तो मोमेंटम को 20% इंक्रीज किया तो नया मोमेंटम हो जाएगा 1.2 ऑफ इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम पे स्क्वायर है तो 1.2 का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो जो न्यू किनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 1.44। मींस पहले किनेटिक एनर्जी 1 थी, अब 1.44 है, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144% आ जाएगा। तो जो इंक्रीज होगा वो होगा 44%। इनिशियल किनेटिक एनर्जी 1 थी और इंक्रीज होने के बाद किनेटिक एनर्जी हो गई है 1.44, तो इंक्रीज कितना हुआ, डेल्टा किनेटिक एनर्जी आई 44%। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। रेंज सेम होती है 45 में, जितना थीटा प्लस कर रहे हैं उतना ही थीटा माइनस कर दें, या फार्मूला लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। तो तमाम वैल्यूज की जो रेंज है इन दोनों थीटा पे सेम होगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला या अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तुम्हारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव।
नेट फोर्स क्या होगी, एक फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो उसका वेट है, जो उसमें फोर्स है वो 10 न्यूटन है और काउंटर कर रही है वो 4 न्यूटन की रेजिस्टेंस। तो नेट फोर्स होगी वेट माइनस 8 रेजिस्टेंस, वेट उसका 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, तो आंसर आ गया 6 न्यूटन। ये 6 न्यूटन डाउनवर्ड होगी क्योंकि वेट 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, सिर्फ वो थोड़ी फोर्स 4 न्यूटन अपवर्ड लग रही है। टार्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो टार्क होता है इक्वल टू आई अल्फा, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमआरआई में यूज होती है? एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूज करती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स टू जनरेट द इमेज ऑफ बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स एमआरआई मशीन में यूज होती हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ। क्लोज ऑर्गन पाइप में सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्लोज ऑर्गन में जो सेकंड हार्मोनिक है, जिसे फर्स्ट ओवर ट्यून या थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, वो है 3f1। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 g कैपिटल M ओवर r। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये तमाम वैल्यूज हमें मालूम है। इसको फार्मूले पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम में इंट्रोपी डिक्रीज होती है? कंडेंसेशन में इन्वॉल्व होता है गैस टर्न हो जाती है इनटू लिक्विड, यानी कि मोर ऑर्डर स्टेट में जाती है, तो इसमें इंट्रोपी जो होगी वो डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन होगा कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस में क्या होगा? और ये फार्मूला होता है ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे काम करता है? तो फिजिकल बैलेंस ऑपरेट करता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पे, जिसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। फिजिकल बैलेंस वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें ना ही मास ट्रांसफर हो और ना ही हीट ट्रांसफर हो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम? तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नेदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज होता है विद द सराउंडिंग। तो आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर नहीं होती। अब हम इसका सेक्शन बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। जी की डायमेंशन निकालने के लिए हम फोर्स का फार्मूला लिखा, जी को हम इधर ही रहने देंगे और एफ आर स्क्वायर m1 m2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, मैस की m और डिस्टेंस r की l। इनकी डायमेंशन पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन मिल जाएगी, जिसका एसआई में यूनिट होता है मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट का आर वाला पार्ट, द रेडियस ऑफ द सर्कल हमने मेजर किया है 10.5 प्लस माइनस 0.2 मीटर। कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटीज। तो सर्कमफ्रेंस हमने निकाला 2 पाई आर से और अनसर्टेनिटी हमने निकाली डेल्टा सी, ये होगा 2 पाई डेल्टा आर। डेल्टा आर है 0.2 को भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.26 मीटर। एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर से हमने एरिया निकाला और फिर हम रिलेटिव एरर निकालेंगे डेल्टा आर ओवर ओरिजिनल आर 0.2 और ओरिजिनल वैल्यूज है 10.5, ये आ जाएगा 0.019 यानी कि 1.9%। 1.9% को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे आर के ऊपर स्क्वायर है तो आ जाएगा 3.8%। 3.8 यानी कि 0.038 को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा एरिया प्लस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इफ़ द रेडियस अनसर्टेनिटी 0.2 मीटर हो तो एरिया परसेंटेज एरर इज ट्वाइस द रेडियस एरर, क्योंकि एरिया में आर का स्क्वायर आ रहा है इसलिए ये ट्वाइस होगी। आप रिलेटिव एरर वाले मेथड को लगा के आप सर्कमफ्रेंस की भी अनसर्टेनिटी इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, एक वेक्टर है 3.2 और एंगल 50 डिग्री है, वेक्टर बी है 5.2 और इसका एंगल है 110। जिसका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। डॉट प्रोडक्ट के लिए ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। क्रॉस के लिए ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा कर देंगे तो इसका भी हमारा मैग्नीट्यूड निकलेगा। यानी कि थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आएगी क्योंकि एक वेक्टर हमारा 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर हमारा 50 डिग्री बना रहा है और बी वेक्टर 110 डिग्री बना रहा है। इन दोनों का आपस का एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, इसलिए हम 60 डिग्री पुट करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कभी वेलोसिटी जीरो होती है? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखें रेड लाइन, ये कभी जीरो नहीं होती, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये पीक पॉइंट पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो वर्टिकल वेलोसिटी बिकम जीरो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर हम एयर की रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें। तो टोटल वेलोसिटी कभी भी वेक्टर की जीरो नहीं होती, प्रोजेक्टाइल मोशन की टोटल वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होती। नेक्स्ट है, इज द एक्सेलरेशन इज जीरो? प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो ग्रेविटी कभी जीरो नहीं हो सकती, इससे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन इज नेवर जीरो। शो करें ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के इक्वल होता है। ए ले लेते हैं ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, इसी तरह बी ले लेते हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट के लिए ए डॉट बी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिख लेते हैं। हम ये प्रॉपर्टी लिख लगाएंगे कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, तो ये सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ होगा, के के साथ होगा, क्योंकि आई डॉट जे आई डॉट के या जे डॉट के ये इनका इन्वर्स जीरो के इक्वल होता है। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा।
हाउ डज द रेडियस ऑफ फ्लेक्सिबल रिंग चेंज होगा व्हेन पॉजिटिवली चार्ज। कोई भी रिंग उसमें सेम चार्ज हो, पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, दोनों सूरतों में उसका रेडियस इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से बिटवीन द सेम चार्ज चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो मैक्सिमम रिपल्शन करेंगे, मैक्सिमम सेपरेशन की तरफ जाएंगे, जिस वजह से हमारा जो फ्लेक्सिबल रिंग है वो स्ट्रेच हो जाएगा और उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इस एग्जाम्पल भी दी हुई है कैसे रिंग का रेडियस इंक्रीज हुआ है। एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ है हॉरिजॉन्टली 45.2 मीटर क्लिक से और लैंड किया इसने 17.6 मीटर दूर। डिटरमाइन द लॉन्च वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ मोशन से वर्टिकल मोशन लेंगे, हाइट 1/2 GT², जिसे सॉल्व करने से हमें इसका टाइम पीरियड मिल जाएगा। और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इसने कवर किया है 17.6 और टाइम लगाया इसे 3.04 सेकेंड, जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी 5.79 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस टोटल मैकेनिकल एनर्जी को तब्दील कर सकती हैं? यस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन अ रॉड, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ये कन्वर्ट कर देती हैं मैकेनिकल एनर्जी को इनटू नॉन मैकेनिकल फॉर्म, जैसे हीट, साउंड, ईटीसी। जैसे बाईसाइकिल स्लो डाउन हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, लूजिंग काइनेटिक एनर्जी एज हीट। अनदर क्वेश्चन जिसमें डाटा इनकम्प्लीट है, तो हमने अजम्पशन लिया डाटा की और उसे सॉल्व किया है कि कार है विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी 0.4 मीटर अबव द ग्राउंड, वो पास करी किसी कर्व में विद स्पीड लिमिट ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो उसका फाइंड करें रेडियस। जैसे मालूम है कि अज्यूम करें कर्व इज ब्लैंक्ड है और स्किडिंग को प्रिवेंट करने के लिए और नो रिलायंस और फ्रिक्शन, इसके लिए tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं V²/RG। तो विदाउट बैंकिंग एंगल जो होगा थीटा यूज बी द क्रिटिकल स्पीड, तो फार्मूला फिर फॉर स्टेबिलिटी के लिए हो जाएगा R = V².H/GD। क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी नहीं दी हुई, इसमें हमने H 0.4 मीटर दिया हुआ है, डी की वैल्यू ज्यूम की, इस फार्म में पुट किया तो हम रेडियस हमने निकाल लिया। इस क्वेश्चन को देने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें आपकी वैल्यूज कंप्लीट ना हो, तो आप फार्मूला लिख दें, उसके बाद एक वैल्यू ज्यूम करके उसे सॉल्व भी कर दें और एग्जामिनर को क्लियर कर दें। फार्मूला बताएंगे किस किस कंडीशन में कौन कौन से फार्मूले लगाए जा सकते हैं। एक 100 मीटर स्पेसशिप मूव कर रही है 0.99 स्पीड ऑफ लाइट से, तो इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लेंथ क्या होगी? L=L0, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे और V² की जगह पुट कर देंगे 0.99 c का होल स्क्वायर। C² से कैंसिल हो जाएगा, पीछे वैल्यू आएगी, इसे सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 14.1 मीटर। इतनी लेंथ वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक हेलीकॉप्टर है, उसके 2 सेट्स ऑफ ब्लेड्स हैं, तो वो अपोजिटली रोटेट क्यों करते हैं? अगर एक ब्लेड क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, वो क्यों? इसी रीज़न होती है टॉर्क कैंसिलेशन, क्योंकि अगर सिंगल रोटर होगा तो उसकी वजह से हेलीकॉप्टर की बॉडी जो है वो स्पिन कर सकती है ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम, और इस एंगुलर मोमेंटम को काउंटर करने के लिए ड्यूल काउंटर द रोटेटिंग रोटर कैंसिल ईच अदर द टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम काउंटर करने के लिए हम दूसरा सेट ऑफ ब्लेड लगाते हैं जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। जैसे कमोव के 52 हेलीकॉप्टर में कोएक्सियल रोटर लगे होते हैं फॉर स्टेबिलिटी। एक 100 ग्राम बाल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, तो इसकी हाइट क्या होगी? हाइट का फार्मूला आ जाएगा V²/2G, तो ये मैक्सिमम 31.89 मीटर हाइट पे जाएगा। एंड फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स अगर इसकी हाइट सिर्फ इसकी हाइट 25 मीटर हो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh थ्योरेटिकल माइनस mgh एक्चुअल। तो mg और डेल्टा एच की वैल्यू लिखेंगे, जो हमारी थ्योरेटिकल थी माइनस एक्चुअल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी, सॉरी एनर्जी ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी। फोर्स के लिए हमें एनर्जी इनटू डिवाइडेड बाय एच करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होती है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह हमने एच कह दी है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। वेरीफाई करें कि प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सेम यूनिट है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की डिमेंशन लिखी, एरिया की डिमेंशन लिखी, उसे सॉल्व किया, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी की डिमेंशन लिखी, वॉल्यूम की लिखी और उसे सॉल्व किया, तो दोनों की एक ही डिमेंशन आ जाएगी। डिमेंशन से हम उसका यूनिट निकालेंगे kg मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर, दोनों की सेम डिमेंशन, दोनों का सेम यूनिट। फॉर एग्जाम्पल 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन 1 पास्कल 1 जूल पर मीटर क्यूब के इक्वल भी होता है। तो दोनों के ड्राइव यूनिट डिफरेंट है, लेकिन ऐसा यूनिट सेम है और डिमेंशन भी सेम है। डिफ्रेंशिएट करें पॉलीक्रिस्टलाइन को और अमार्फस सॉलिड को। पॉलीक्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, मैनी स्मॉल ऑर्डर क्रिस्टल होते हैं यानी ग्रेन होते हैं विद डेफिनेट बाउंड्रीज, एग्जाम्पल है मेटल लाइक कॉपर, और अमार्फस एटम्स लैक लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉर्मिंग अ डिसऑर्डर स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल है ग्लास प्लास्टिक। ऑन विच टाइप ऑफ लोड डज स्ट्रेन एनर्जी एक्सप्लेन, किस किस्म के लोड पे स्ट्रेन एनर्जी एक्सपैंड करती है? तो स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड करती है, सॉरी यहाँ पे था कि किस किस्म के लोड पे स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड करती है, तो स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड करती है एक्सियल लोड्स पे, जिसका फार्मूला में दिया हुआ है, बेंडिंग लोड पे, बीम डिफ्लेक्शन, और टॉर्शनल लोड ट्विस्टिंग अ शाफ्ट। तो मुख्तलिफ किस्म के लोड मुख्तलिफ किस्म की डिफॉर्मेशन करते हैं, altering the store energy. 2 का पार्ट 8, explain lift generation on runway. Lift arise from Bernoulli principle. Faster air flow over the wings. यहाँ पे एयर का फ्लो ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। कर्व अपर सरफेस क्रिएट लोअर प्रेशर, यहाँ प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो एक लिफ्ट ऊपर की तरफ आएगी। सेकंड है एंगल ऑफ अटैक,
किस एंगल से हमारे विंग आगे की तरफ जा रहे हैं, ये एंगल ऑफ अटैक। द विंग डिफ्लेक्ट एयर डाउनवर्ड, ये डिफ्लेक्टिंग एंगल शो किया हुआ है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेंगे, प्रोड्यूसिंग अ अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स, जिससे एक रिजल्टिंग फोर्स या डायरेक्शन फोर्स अपवर्ड की तरफ आएगी अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका फार्मूला भी है। तो इन 2 पॉइंट की वजह से लिफ्ट क्रिएट होती है। ब्लड पंप हो रहा है 5 लीटर पर मिनट इनटू द ओटा, और ओटा का रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो ब्लड की स्पीड क्या होगी? पहले 5 लीटर पर मिनट को, लीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8.33 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकंड। और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू में दी हुई है, सेंटीमीटर को मीटर में करें और इसका एरिया निकाल लें। और हमारी स्पीड होगी क्यू ओवर ए, क्यू का यूनिट था मीटर क्यूब पर सेकंड, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करके यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो क्यू ओवर ए हमारी वेलोसिटी है, इसमें वैल्यू पुट करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर रेडियस को हम डबल कर दें तो स्पीड हमारी फैक्टर ऑफ 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन। किस टेम्परेचर पे डज द गैस वॉल्यूम जो जगह डबल हो जाएगा और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है हम चार्लस लॉ यूज़ करेंगे, V1 T1 V2 और T2, इससे हम T2 निकाल सकते हैं, V2 और V1 मल्टीप्लाई बाई T1, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम का डबल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, V2 हमारा होगा 2V1, और जब हम V1 से डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 273 मल्टीप्लाई होकर 546 केल्विन, या इसमें 273 माइनस कर दें तो सेंटीग्रेड में हमारा आंसर आ जाएगा। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? गिव 3 एग्जांपल्स। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें ना तो हीट एक्सचेंज होती है विद द सराउंडिंग, तो P1 V1 की पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गैमा मीन इट इक्वल टू कांस्टेंट, जिसमें डेल्टा यू क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल होता है, और क्यू जो है हमारा 0 होता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो गया माइनस डब्ल्यू। जितनी भी वर्क डन होगा वो इन द कॉस्ट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। एग्जाम्पल कर लेते हैं, रैपिड कंप्रेशन इन डीजल इंजन, एक्सपेंशन ऑफ एयर इन बाईसाइकिल पंप, और साउंड वेव प्रोपोगेट करती हैं थ्रू द एयर, नो टाइम फॉर हीट ट्रांसफर। ये तीनों हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग वो हैं लेंथ, टेंशन और मैस पर यूनिट लेंथ, जिसका फार्मूला दिया है F इक्वल टू 1/2L T ओवर म्यू। यहाँ पे मैस पर यूनिट लेंथ को म्यू से डोनेट किया हुआ है, कुछ में मैस पर यूनिट लेंथ को स्मॉल m से भी डोनेट करते हैं। तो स्ट्रेचिंग की फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है लेंथ पे, टेंशन पे और मैस पर यूनिट लेंथ। इसके अलावा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे, इलास्टिसिटी पे, डेंसिटी पे और विंड पे। व्हाट आर स्टेशनरी वेव, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड? तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं रिजल्ट फ्रॉम इंटरफ्रेंस ऑफ 2 आइडेंटिकल वेव, जैसे यहाँ पे एक आइडेंटिकल वेव ये ले लें और दूसरी ऐसे वेव ले लें, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और करेक्टेड बाय नोड नो डिस्प्लेसमेंट एंड एंटी नोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये नोड यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता और एंटी नोड यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 2 आइडेंटिकल वेव अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रैवल करती हैं, इंटरफ्रेंस करती हैं, तो एक डॉटेड लाइन स्टेशनरी वेव को शो कर रहा है, वो स्टेशनरी वेव पैदा करती हैं, जिसमें एंटी नोड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है और नोड पे 0 डिस्प्लेसमेंट होता है। प्रोडक्शन होती है रिफ्लेक्शन एट फिक्स बाउंड्रीज, जैसे प्लग करें गिटार का स्ट्रिंग तो वो बाद में स्टेशनरी वेव शो करेगा। और माइक्रोवेव इंटरफ्रेंस इन कैविटी, या एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है वो क्लैम्प करें बोथ हैंड से, वो भी फॉर्म करेगा स्टेशनरी वेव। कंपेयर करें रेफ्रिजरेटर और एसी को, सिमिलरिटीज़ बोथ यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट, जिसमें कंप्रेसर और वेपरेटर भी होते हैं। अवेपरेट ऑन द वेपर कंप्रेशन साइकिल, दोनों ऑपरेट होते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल पे। रेफ्रिजरेटर होता है वो ट्रांसफर करता है हीट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, या कूलिंग इन अ कंफाइंड स्पेस, जबकि एयर कंडीशनर होता है ये कूल करता है और ह्यूमिडिफाइड भी करता है, नमिंग को भी कम करता है इन द फ्रॉम द रूम, और उसमें फ़ैन भी लगे होते हैं फॉर सर्कुलेशन। एसी और रेफ्रिजरेटर में मज़ीद डिफरेंस है कि एसी कूलिंग के साथ कुछ हीट एंड कूल्ड एसी आते हैं, कुछ हीटिंग भी करते हैं। इसमें कूल एयर पुश अवे फ्रॉम द यूनिट होती है और रेफ्रिजरेटर के अंदर कूल एयर उसके अंदर ही रहती है, कूल एयर उसके अंदर ही रहती है। एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है इन थर्ड हार्मोनिक, वो कंप्लीट करता है 45 साइकिल्स इन 10 सेकेंड, तो उसकी फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड क्या होगी? फ्रिक्वेंसी होती है साइकिल पर यूनिट टाइम, तो साइकिल को टाइम पे डिवाइड कर दें। थर्ड हार्मोनिक है तो लैम्डा इसका होगा 2L/3। एल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इसका सिंपल फार्मूला लिख देंगे। और वेव स्पीड होती है V इज इक्वल टू F लैम्डा, एफ हमने 4.5 निकाला है, लैम्डा की वैल्यू लिखी, उसे सिंप्लीफाई करके हमने इसे एल की टर्म में लिख दिया, क्योंकि एल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, एग्जामिनर एल देना भूल गया। फिर हमने एल की वैल्यू खुद ही एज्यूम कर ली कि एल 2 मीटर है, एल को 2 मीटर लेके हमने वेलोसिटी 6 मीटर निकाल दी, और यही भी यहाँ पे 2 पुट करके लैम्डा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है 6 मीटर लॉन्ग, तो जब एल की वैल्यू हम 6 लेंगे तो लैम्डा इसमें 6 पुट होने के बाद 4 मीटर आ जाएगा और वेलोसिटी हमारी 18 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या तब्दीली होगी अगर हम उसकी लेंथ डबल कर दें ऑफ द सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, और एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और लेंथ को डबल कर देंगे तो नई मैग्नेटिक फील्ड B/2 हो जाएगी। और सेकंड पार्ट में डबल द टर्न्स, तो टर्न्स को डबल करेंगे तो ये 2n हो जाएगा, तो जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो ट्वाइस हो जाएगी प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड से। जैसे अगर किसी सोलेनोइड के 200 टर्न हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस होगी एज कम्पेयर टू ऐसी कॉइल जिसके 100 टर्न है।
500 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है 2 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द चेंज इन ट्रॉपी ऑफ 70 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ इट इज चेंजिंग इनटू आइस इन अ रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन में 500 था लेकिन सॉल्व हमने 300 जूल के लिहाज से किया है, 300 जूल। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालने के लिए यू गॉट गिवन एनर्जी डिवाइडेड बाय मैस, 300 जूल डिवाइडेड बाय ग्राम को किलोग्राम में कर लिया, तो ये लेटेंट हीट आ गई हमारी। तो हीट रिलीज ड्यूरिंग द फ्रीजिंग इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम एल। अब हमें जो मैथ दिया हुआ है 70 ग्राम में, उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, लेटेंट हीट हम निकाल चुके हैं यहाँ से। तो जो हीट हमें रिलीज होगी वो 10,500 जूल। एंट्रोपी चेंज होती है क्यू ओवर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो क्यू हमने निकाला है माइनस 10,500 और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास था 0 डिग्री सेंटीग्रेड विद इक्वल टू 273 केल्विन। इसको डिवाइड किया तो ये हमारी एंट्रोपी आ गई। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इससे हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम बनाई और उससे बताया कि एक बैटरी को 4 रेजिस्टेंस और एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया जाता है। प्रोसीजर में हम एक बैलेंस सर्किट यूज़ करते हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर हमें 0 रीडिंग शो करेगा और इसका फार्मूला होगा R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4, जिसमें से R1 R2 R3 ये हमारी नॉन रेजिस्टेंस होंगी। तो इसकी मदद से हम एक अननोन रेजिस्टेंस R4 निकाल सकते हैं। क्या चार्ज पार्टिकल स्टेट मूव कर सकता है नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो वहाँ पे स्टेट मूव कर सकता है? तो आंसर है यस, अगर जो वेलोसिटी है वो पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर एफ जो होगा क्यू वी क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो वी क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलाइन हो तो वो स्ट्रेट मूव कर जाएगा। वट हैपन टू द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज इट स्पीड इंक्रीज? क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक डेंसिटी अगर मेन कांस्टेंट हो, क्योंकि नॉर्मल स्पीड जो है वो अफेक्ट नहीं करती मैस और वॉल्यूम को, लेकिन थ्योरी रियलिस्टिक इफेक्ट के तहत स्पीड एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जिससे वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है एट हाई स्पीड, जिससे डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। एक स्पेस क्राफ्ट है 0.99 सी की स्पीड से चल रहा है तो वो डेंसर अपीयर होगा एज कम्पेयर टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एज denser to the stationary observer. Section C. Charges of magnitude 100 microcoulomb each are located in vacuum at the corner of ABC equilateral triangle. ये equilateral triangle है, इनके तीनों कोनों पे 100 माइक्रोकोलम के 3 चार्ज हैं और इनका ट्राइंगल की जो डिमेंशन है वो है 4 मीटर। ए और सी पे पॉजिटिव चार्ज है और बी पे नेगेटिव चार्ज है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टोटल फोर्स ऑन द चार्ज सी? पहले हम फोर्स ड्यू टू चार्ज ए निकालेंगे। ये फार्मूला लगाया 1 ओवर पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 क्यू ए क्यू सी ओवर ए स्क्वायर। ए हमारे पास 4 था, इसमें वैल्यू पुट की, इसमें हमने क्यू सी इस पॉजिटिव है और क्यू बी नेगेटिव है, तो 4 ड्यू टू चार्ज बी निकाला, 4 सी बी कांस्टेंट क्यू बी क्यू सी ओवर 4 स्क्वायर। क्योंकि वैल्यू सेम है तो दोनों का आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.625 न्यूटन। यह रखा है ए और सी दोनों पॉजिटिव है तो ए सी को रिपेल कर रहा होगा जबकि बी सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब इन दोनों फोर्सेस के हम रिजॉल्व करके एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे और एंगल लेंगे हम 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं और एफ सी बी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, नेट आंसर ये आ जाएगा। तो नेट फोर्स होगी 9.742 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वर्टिकली अपवर्ड आएगी। डिस्कस द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अंडर फॉलोइंग कंडीशन। एन ऑब्जेक्टाइल लॉन्च हुआ है एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, जैसे ये देख सकते हैं आप। इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, नो एक्सेलरेशन होगा। वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी 9.81। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो वी नॉट कॉस थीटा होगी। वर्टिकल वेलोसिटी होगी वी वाई वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी और टाइम ऑफ फ्लाइट होगी 2 vi साइन थीटा ओवर जी। मैक्सिमम हाइट होगी vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g और रेंज का फार्मूला होगा vi स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा। पार्ट में ऑब्जेक्ट लॉन्च हुआ है विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम हाइट h, इसमें भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और वर्टिकल मोशन फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट होगा। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला लिख देंगे और साथ में दोनों क्वेश्चन में थोड़ी सी थ्योरी और डेरिवेशन कर देंगे कि प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करेगा विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड अ डाउनवर्ड वर्टिकल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन बर्नौली इक्वेशन। इसमें हम बर्नौली इक्वेशन को स्टेट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। बर्नौली इक्वेशन की हम डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में डायग्राम बनाएंगे और फिर इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। टोटल वर्क डन चेंज इन किनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। वर्क डन के लिए 2 वर्क डन हो गए W1 और W2 और वर्क डन होगा प्रेशर एरिया इंटू डेल्टा एक्स। सेकंड एंड पे भी सेम। फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करते हुए ए वी टी की जगह हम वॉल्यूम पुट कर देंगे और फिर वॉल्यूम के लिए मैस पर यूनिट डेंसिटी पुट कर देंगे। इस तरह हम चेंज इन किनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे। तीनों को मिलाने के बाद हमारी बर्नौली इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। बर्नौली इक्वेशन का डिटेल लेक्चर आप हमारे चैप्टर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसमें हम बर्नौली इक्वेशन को स्टेट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। बर्नौली इक्वेशन की हम डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में डायग्राम बनाएंगे और फिर इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। टोटल वर्क डन चेंज इन किनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। वर्क डन के लिए 2 वर्क डन होंगे W1 और W2, और वर्क डन होगा प्रेशर एरिया इनटू डेल्टा एक्स। सेकेंड एंड पे भी सेम। फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करते हुए AVT की जगह हम वॉल्यूम पुट कर देंगे, और फिर वॉल्यूम के लिए मैस पर यूनिट डेंसिटी पुट कर देंगे। इस तरह हम चेंज इन किनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे। तीनों को मिलाने के बाद हमारी बर्नौली इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। बर्नौली इक्वेशन का डिटेल लेक्चर आप हमारे चैप्टर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को एक्सप्लेन करें डक्टाइल मटेरियल और डिस्कस करें प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डक्टाइल मटेरियल, जिसमें हमारे पास 0 to A ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर होगा, इस पे हुक्स लॉ अप्लाई होगा और ये हमारा इलास्टिक रीजन होगा। यील्ड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं B पॉइंट, ये हमारा यील्ड पॉइंट है। ये इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन के दरमियान का पॉइंट है। इलास्टिक रीजन में जितनी भी डिफॉर्मेशन होती है वो रिवर्सिबल होती है। यील्ड पॉइंट के बाद जितनी भी डिफॉर्मेशन होती है वो परमानेंट होती है इन द प्लास्टिक रीजन। B से C तक, यहाँ से यहाँ तक ये प्लास्टिक रीजन है। इसमें स्ट्रेन इंक्रीज होती है रैपिडली विद लिटिल स्ट्रेस, और इसमें यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस का पॉइंट भी आता है। उसका पॉइंट D आ जाता है जिसपे चीज़ टूट जाती है, फ्रैक्चर पॉइंट। इलास्टिक लिमिट में जितनी भी डिफॉर्मेशन होती है वो टेम्पररी होती है, प्लास्टिक लिमिट में वो परमानेंट होती है। क्वेश्चन 5 है एक्सप्लेन कार्नोट इंजन एंड ड्राइव इट्स एफिशिएंसी। एक थ्योरेटिकल हीट इंजन ऑपरेट करता है बिटवीन 2 रेजर्वायर T हाई एंड T लो, QH और Q लो, विद मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। कार्नोट इंजन में 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। स्टेप 1 से 2 में आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है, 2 से 3 में एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है, 3 से 4 में आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर 4 से 1 में एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसका आप ये ग्राफ बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। एफिशिएंसी होती है रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट अब्जॉर्ब। तो वर्क डन ओवर हीट अब्जॉर्ब या Q हाई, तो वर्क डन होगा Q हाई माइनस Q कूल। Q कूल को आप Q1 और Q हाई को आप QH ले सकते हैं। हमने QH हाई को लिया है, QC कूल को लिया है। तो यह 1 माइनस QC ओवर QH। अब Q की रेशो ये टेम्परेचर की रेशो की इक्वल होती है, तो एफिशिएंसी 1 माइनस TC ओवर TH भी आ सकता है। जैसे आपको 2 टेम्परेचर दिए हो तो आप इस फार्मूले से उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो स्टेट करता है अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली इंड्यूस अ EMF फोर्स। वो EMF फोर्स इंड्यूस करेगी नियर बाय कंडक्टर, तो EMF जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट चेंज ऑफ टाइम। EMF इन द सर्कस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है लेंस लॉ को, कि इंड्यूस EMF अपोज करेगा चेंज को। जो यहाँ चेंज हो रहा है उसको इंड्यूस EMF हमेशा अपोज करेगा। सेकंड है व्हाट फैक्टर डज इंड्यूस EMF डिपेंड्स। तो इंड्यूस EMF डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल एंड एंगल बिटवीन फील्ड एंड कॉइल। एग्जांपल ले सकते हैं जनरेटर रोटेट्स अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अल्टरनेटिंग EMF। यहाँ पे की पॉइंट दिए हुए हैं, आप इनको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डिस्कस करें फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ए में है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में बोथ एंड ओपन होते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं। ऑल हार्मोनिक होती हैं, यानी कि एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। वेव लेंथ होती है 2L/N होती है। L हमारे पास ये लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप है। और ओपन ऑर्गन पाइप बहुत ज़्यादा रिच ट्यून होता है, तो फ्लूइड प्रोड्यूस रिच ट्यून ड्यू टू मल्टीपल हार्मोनिक्स। इसके साथ में ये टेबल दे दिया है जिसमें स्ट्रिंग, क्लोज पाइप और ओपन पाइप तमाम के हार्मोनिक को एक्सप्लेन कर दिए। इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग का नहीं पूछा गया था। सेकंड है क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप होता है जिसका एक एंड क्लोज होता है और 1 एंड ओपन होता है। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हार्मोन होते हैं, यानी कि एन की वैल्यू ऑड में होती है 1 3 5 एंड सो ऑन। फर्स्ट हार्मोनिक के बाद हमारे पास थर्ड हार्मोन आता है, फिर हमारे पास फिफ्थ हार्मोनिक आता है। एग्जाम्पल में क्लैरिनेट प्रोड्यूस करता है अ मेलो साउंड फॉर फ्यूअल हार्मोनिक्स। और क्लोज पाइप में लैम्डा की वैल्यू 4L के इक्वल होती है। यहाँ आप देख सकते हैं L जो होता है 1/4 लैम्डा 1 के इक्वल होता है। इसके साथ ये थोड़ा डायग्राम बना सकते हैं और थोड़े से थ्योरी लिख के एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। जब दोनों वेक्टर को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें उनका रिजल्टेंट भी वेक्टर प्रोडक्ट है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। उसका साथ में फार्मूला A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। एक्सप्लेन इस प्रॉपर्टीज में यह है कि एंटी कम्यूटेटिव होते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ये ऑर्थोगोनल रिजल्ट होते हैं। A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। A क्रॉस B A और B दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आल्सो राइट इज सिग्निफिकेंस में लिख सकते हैं टॉर्क, ये R क्रॉस F मैग्नेटिक फोर्स, Q V क्रॉस B का वेक्टर प्रोडक्ट और एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस B। साथ में इसकी डायग्राम और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दें। अब हम देखेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सॉल्व MCQ सेक्शन A B C और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें चैप्टर 1 के सॉल्व MCQs हैं 1 to 5 उनकी रीजन, 6 to 10 और उनकी रीजन और करेक्ट ऑप्शंस, 11 to 15 और 15 to 17
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेक्शन बी और सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मजीद सॉल्व एमसीक्यूज, एडिशनल कंसेप्चुअल क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन, मजीद एडिशनल कंसेप्चुअल क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन, चैप्टर 2 एडिशनल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस, मजीद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, सॉल्व एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सेक्शन बी और सी के क्वेश्चंस, कुछ अनसॉल्व एमसीक्यूज, चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉल्व एमसीक्यूज, सॉल्व एमसीक्यूज, सॉल्व एमसीक्यूज, सॉल्व एमसीक्यूज, 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 एमसीक्यूज और इस चैप्टर के सेक्शन बी और सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉल्व एमसीक्यूज का एक अनदर पेपर, चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज और सेक्शन बी और सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सॉल्व एमसीक्यूज, conceptual question with solution, conceptual questions, conceptual questions, conceptual questions, chapter 5 MCQs, section B और C के important questions, important questions, important questions, important questions, solved section A, solved MCQs, chapter 6 important questions, MCQs, MCQs और section B और C के important questions, solved MCQs, important questions, additional conceptual question with solution, conceptual questions, laminar flow, turbulent flow में difference, chapter 7 important questions, MCQs, section B और C के important questions, additional conceptual questions, chapter 8 important questions, section B और section C के important questions, MCQs, important questions, solved MCQs, additional conceptual questions, conceptual miracles, conceptual questions और solved MCQs, chapter 9 important questions, MCQs, section B और section C के important questions, solved MCQs, chapter 10 important questions, MCQs, section B और section C के questions, important question और एक टेस्ट पेपर, conceptual questions, chapter 11 important questions, MCQs, section B और section C के important questions और solved MCQs 1 से 10, 11 से 17 solved MCQs, chapter 22 important questions, section B और section C के questions, important questions, conceptual questions, solved MCQs 1 and 2 with reason, 3, 4, 5, 6, 7, बाकी का सोल्यूशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, chapter 13 important questions, MCQs, section B और C के questions, chapter 14 important questions, section B और section C के questions, साथ में एक टेस्ट पेपर, solved MCQs 1 से 9 तक और 10 से 17 तक। एक स्टूडेंट का ग्रैंड टेस्ट जिसमें उसने MCQ सॉल्व किए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन को हमने सर्कल किया हुआ है, साथ में सेक्शन बी और सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टूडेंट का सोल्यूशन, मजीद सोल्यूशन, मजीद सोल्यूशन, मजीद सोल्यूशन, पेपर का सोल्यूशन, उनकी मार्किंग और मिस्टेक्स, सोल्यूशन। थैंक यू माय फ्रेंड्स।